चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये देखिए 96 और 404, 96 और 404 का एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक हमें पता करना है। 4 ऑप्शन दिए हैं। चलिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, इसके गुणनखंड हम पता कर लेते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए हम ये 2 कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर कितनी लग जाएगी? 5 लग जाएगी, और ये 3 एज इट इज आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 बोलेंगे। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 इसका देखते हैं, तो ये आ जाएगा। ये देखिए 2 कितने? 1 2, तो 2 की पावर 2 लग जाएगी, और 101 ऐसा कैसे आ जाएगा। अब देखते हैं एचसीएफ ऑफ एवी। एवी मीन्स यहाँ 96 और 404 है, यानी उनका एचसीएफ निकालना है, तो क्या आ जाएगा? देखिए ये देखिए सबसे पहले हमें देखना है कॉमन फैक्टर। 96 के और 404 के जो फैक्टर्स हैं उनमें देखिए कॉमन फैक्टर कौन है? 3 और 101 नहीं है। यहाँ देखिए कॉमन फैक्टर 2 है, प्राइम फैक्टर कॉमन प्राइम फैक्टर कितना है? 2 है। अब इसमें से एचसीएफ के रूप में हमें हमेशा कम घात वाली संख्या को लेना है, यानी 2 की पावर 2 इसका सही आंसर होगा एचसीएफ का। तो 2 की पावर 2 को हम ले लेंगे। ये देखिए जो कॉमन फैक्टर होते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर होते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड होते हैं, उनमें से हम कम घात वाली संख्या को ही एचसीएफ के रूप में लेते हैं। तो 2 की घात 2 आ जाएगा, और इसको जब एक्सपेंड करेंगे, फैलाएंगे, तो इसके 2 गुणा 2 में बदलेगा, जिसका आंसर 4 हो जाएगा। इसलिए अब इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं। यहाँ 12 और 15 का एचसीएफ निकालना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 कर देंगे, तो 12 को करेंगे 2 × 2 × 3, और ये 2 और 2 देखिए 2 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 एज इट इज। यहाँ देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, तो 3 गुणा 5 आ जाएगा, और देखिए अब यहाँ पे 3 की पावर 1 होगी, 5 की पावर 1 होगी। अब देखिए यहाँ एचसीएफ जानते ही आप, एचसीएफ में हमें देखना है कॉमन फैक्टर। देखिए 2 इन दोनों में कॉमन नहीं है, देखिए इस लाइन में कोई भी 2 नहीं है। 3 कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है। अब देखिए 3 कॉमन है, इसमें से हमें 3 की कम पावर लेनी है। अब चूंकि पावर दोनों की समान है, तो एक 3 की पावर 1 को हम एचसीएफ के रूप में ले लेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 32 है और एलसीएम इसका 8 दिया है, तो उसका एचसीएफ होगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 32 एंड एलसीएम आर गिवन। देखिए देन द देयर एचसीएफ विल बी। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं फॉर्मूला, लासा और मासा का जो फॉर्मूला होता है, लासा इंटू मासा इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। इट मीन्स द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो दोनों संख्या, अगर एक संख्या a और b मानी है, तो दोनों संख्याओं का गुणा a गुणा b हो जाएगा। तो देखिए ये फॉर्मूला, ये एलसीएम इसके नीचे चला जाएगा ab के, तो एचसीएफ का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए a और b यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है? 32, तो 32 यानी 32 लिख दिया है। नीचे एलसीएम कितना दिया है इन्होंने? देखिए एलसीएम इक्वल टू 8 दिया है, तो नीचे एलसीएम की जगह पे हमने कितना लिख दिया? 8। इसको कट कर देंगे तो ऊपर कितना, देखिए कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलिए इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 और 7 का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 4 के अभाज्य गुणनखंड, और देखिए 7 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यानी 7 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 7 की पावर 1। यहाँ देखिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन फैक्टर प्राइम फैक्टर नहीं हो, तो उसका जो एचसीएफ है वो हमेशा कितना आएगा? 1 आता है। इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ देखिए किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ ध्यान दीजिए m क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब नेगेटिव नंबर, 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। किसी भी पूर्णांक m के लिए, यानी m के मान हम पूर्णांक यानी इंटीजर रख सकते हैं, के लिए सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा, यानी इनमें से कौन सा होगा? चलिए m की वैल्यू में 1 ले सकते हैं, 1 2 3 4, या 0, या नेगेटिव नंबर्स भी ले सकते हैं, नकारात्मक संख्याएं भी ले सकते हैं, ऋण की संख्याएं भी ले सकती हैं। पर हम इस क्वेश्चन को हम m बराबर 1 लेके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि m एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है। तो देखिए m की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो पहला ऑप्शन कितना आ जाएगा? 5, जो कि विषम यानी ऑड है। यहाँ हमें सम पूर्णांक का आंसर ढूंढना है, तो देखिए सेकंड में रखते हैं, m इक्वल टू 1 2 1 2 एंड 3, ये कितना आ गया? 3, ये भी ऑड विषम आ गया। यहाँ देखिए
m की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये कितना आ गया 2, ये आ गया सम, इसको रखते हैं 1 तो कितना हो जाएगा ये 2 × 2 and 5 and 7, तो ये भी सम आ गया। इन चारों ऑप्शन में से सम संख्या वाला ऑप्शन ये रहा, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संख्याओं 5, 15, 20 के लिए एलसीएम एचसीएफ का अनुपात, रेशियो पूछा है एलसीएम एंड एचसीएफ का, किसका 5 का, 15 का, 20 का। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे सबके, 5 का ये रहा, 5 के बाद गुणनखंड आ जाएंगे एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 यानी 15 के बाद गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3 × 5। ऐसे ही हम 20 के कर लेंगे। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5। अब देखिए ये कन्वर्ट करना बता दिया था, ये दो बार है यानी 2 टाइम्स है, एक पावर और एक पावर, 2 की पावर 2 हो गया, 5 एज इट इज हो गए। तो एलसीएम पता कर लेंगे। देखो एलसीएम, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जब भी एलसीएम निकालते हैं हम तो यहाँ कॉमन फैक्टर की जरूरत नहीं है, सारे ही फैक्टर हमें लेना पड़ते हैं। तो देखिए कितने जितने भी टाइप के फैक्टर्स हैं वो सब सारे यहाँ पर लिखना पड़ेंगे हमें। जैसे इसमें देखिए 2 है फैक्टर, तो 2 को लेना है, 2 की पावर 2 आ जाएगा। जब एलसीएम निकालते हैं तो अगर कोई कॉमन फैक्टर है उसमें से मैक्सिमम लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर 2 को ले लिया है। अब देखिए 3 को लेंगे तीनों में से, 5, 15 एंड 20 में से। 3 इसमें नहीं है, इस 3 की पावर 1 है, इसमें नहीं है, तो यही आएगा आप यहाँ पर। अब देखिए 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। तो जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें से हाईएस्ट यानी अधिकतम पावर वाला फैक्टर को ही लिया जाता है। क्योंकि ये तीनों में बराबर है 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 को ही लिया है। अगर यहाँ तीनों कॉमन होने के बाद भी अगर जिसकी पावर ज़्यादा होती, जिसकी घात ज़्यादा होती, उसी को यहाँ लिखते। तो इस प्रकार एलसीएम इन तीनों को गुणा करके ही आ जाएगा। अब एचसीएफ हम जानते ही हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है इसमें कॉमन देखिए 2 तो कॉमन नहीं है, सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए 5 तीनों में है, तो ये कॉमन फैक्टर है। तो जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कम से कम पावर होती है, उसी को एचसीएफ के रूप में लेते हैं। तो इसका 5 आ जाएगा आंसर। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है। देखिए एलसीएम और एचसीएफ, ये आप क्रम ध्यान दीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ का पूछा है रेशियो, तो एलसीएम ऊपर आएगा और एचसीएफ नीचे। तो देखिए एलसीएम कितना आ गया अपना 60 यानी 60, और एचसीएफ कितना आ गया 5। इसको जब कट कर देंगे 5 से इसको तो 12 आ जाएगा। तो 12/1 यानी 12/1 आ जाएगा, 12:1। तो ये ऑप्शन डी में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, ये आप फॉर्मूला कक्षा 6, 7, 8 वगैरह से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या 8, 9, 25 का एचसीएफ पता कीजिए। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 कर लेंगे। अगेन 8 के आवाज गुणनखंड कर लिए। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9 कर लेंगे, 9 के आवाज गुणनखंड पता कर लिए। इसी प्रकार 25 यानी 25 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो ये आ गया। यहाँ हम देखते हैं एचसीएफ पता करना है, तो इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड यानी फैक्टर नहीं है। तो जब भी कॉमन 3 संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो तीनों में कोई भी कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, देखिए 1 और ये 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए, ट्रू फॉल्स लिखिए। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a = bq + r, जहां r ये देखिए ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, b यहाँ पे भाजक है यानी डिवाइजर है, और a इज द डिविडेंड, q इज क्वोशिएंट। तो ये आप स्टेटमेंट में बुक में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये कथन ट्रू है यानी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। ये भी आप इस चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी है उसमें स्टेटमेंट दिया है, तो आपको एज इट इज याद रखना है। ये भी ट्रू और सत्य है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक रिगार्डलेस द अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक शब्द और वाक्य में उत्तर दीजिए, आंसर इन द वन वर्ड एंड सेंटेंस। तो 94 और 404 का एचसीएफ पता करना है, तो वही प्रोसेस अपनाएंगे हम। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे ऑफ 94, तो 2 × 47 में हो जाएगा। तो देखिए 2 की पावर 1 और 47 की पावर 1,
फैक्टराइजेशन ऑफ 404 इसका कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। ये देखिए 2 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 से 1 ऐसा का ऐसा। SCF ऑफ 94 एंड 404 कितना हो जाएगा। देखिए जो भी कॉमन फैक्टर होते हैं, देखिए यहाँ पे ये भी है, ये कॉमन नहीं है, इनकी तो बात करना ही नहीं है SCF में। तो देखिए यहाँ 2 की पावर 1 है और फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो हमें पता है SCF में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनमें से हमें लोएस्ट पावर यानी कम पावर वाली फैक्टर को लेना है। तो इसमें 2 की पावर 1 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 2 की घात 1 को ले लेंगे, वही इसका SCF होगा। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, यानी इसका SCF कितना आ गया, आंसर 2 आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किसी पूर्णांक के लिए 2p+1 सम होगा या विषम। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। p यहाँ पे क्या है, पूर्णांक, यानी p की वैल्यू हम पूर्णांक यानी नेगेटिव नंबर 0 और नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 5 4 5 6 वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ हम p की वैल्यू कुछ लेकर 1 2 3 वैल्यू लेकर हम इसको देखेंगे कि ये सम आता है यानी इवन आता है या ऑड आता है। तो देखिए चूंकि p एक पूर्णांक है, सिंस द p इज इंटीजर, देयरफॉर p की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। इट कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग एनी वैल्यू ऑफ p। तो देखिए p इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 2p+1 को हमें चेक करना है ये इवन है या ऑड, यानी सम है कि विषम। देखिए इसमें p की वैल्यू रख देते हैं, p की जगह पे 1 लिख दिया है, 2 1 जो 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 ऐसे एज इट इज, तो दोनों को जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह हम देखिए ये 3 आ गया, ये ऑड आ गया, यानी विषम आ गई संख्या, यानी 2p+1 की वैल्यू p बराबर 1 रखने पर कितनी आ गई, विषम आ गई। फिर p बराबर 2 लिखते हैं, इसमें देखिए तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये भी विषम आ गया, ये भी विषम आ गया, इसका मतलब ये ऑड आ गए दोनों। तो 2p+1 p की कोई भी वैल्यू हम रख लें तो 2p+1 हमेशा क्या रहेगा, ऑड रहेगा, यानी विषम रहेगी संख्या। अतः स्पष्ट है कि पूर्णांक p के किसी भी मान के लिए जो 2p+1 को 1 होगा वो एक विषम संख्या होगी। सो इट इज क्लियर दैट द 2p+1 विल बी एन ऑड नंबर फॉर एनी वैल्यू ऑफ इंटीजर p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संख्याओं 135 225 का SCF पता करना है बाय यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द SCF ऑफ द नंबर 135 एंड 225। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ देखिए जिनका हमें SCF पता करना है उनमें से बड़ा छोटा हम देख लेते हैं। यहाँ क्लियर है कि 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 135 से बड़ा है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ऑन यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देखिए ये स्टेटमेंट होता है, हम जानते हैं a जिसमें हम भाग दे रहे हैं, b जिससे हम भाग देंगे, q ये क्वासेंट है यानी भागफल, r यहाँ पे शेषफल यानी रिमाइंडर है। तो देखिए b जिससे हम भाग दे रहे हैं, जो शेषफल है हमेशा भाजक यानी डिवाइजर से कम रहता है, इसका मतलब ये है। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रमेय को हम ये अपने फॉर्मूले के जरिए भी जानते हैं, ये आपको समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया गया है। चलिए 135 से हम 225 को भाग देते हैं। देखिए 225 में हम भाग देना है 135 से, तो 135 को 1 टाइम्स जाएगा तो 135 आ जाएगा, सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 90 आ गया, 90 आ गया। तो इसे हम देखिए इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, यही यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का है। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, भाज्य किस में भाग दे रहे हैं भाई, 225 में, तो यहाँ पे देखिए 225 आ जाएगा, 225 आ गया। फिर भाजक किससे भाग दे रहे हैं हम, यानी डिवाइजर 135 से, तो 135 आ गया। भागफल कितना आया, देखिए भागफल 135 का 225 में जब भाग दिया तो कितना आया, 1, तो 1 आ गया भागफल। ये देखिए क्वोशिएंट कितना आ गया, 1। फिर देखिए प्लस का साइन। शेषफल कितना आया, देखिए शेषफल कितना है, 90, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 90। तो यही यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का कहिए और चाहे ये अपना पहले का याद किया हो फॉर्मूला कहिए, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस उन्होंने अपने अलग तरीके से लिख दिया है, इसलिए इनका नाम अभी तक चलता है। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमने लगाई है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पर यहाँ दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर। तो एल्गोरिथम का मतलब होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब हम रिपीट एंड रिपीट बार बार लगाते हैं तो उनके जो स्टेप्स होते हैं
एक से ज़्यादा स्टेप्स जब लगते हैं एससीएफ फाइंड करने के लिए तो वो उसे हम एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब तक रिपीट करते हैं जब तक कि शेषफल यानी रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए अभी शेषफल क्या 0 नहीं आया, क्योंकि शेषफल 90 0 नहीं आया है, इसलिए ये प्रक्रिया फिर लगाएंगे। वो किसके लिए लगाएंगे, जो भाजक है यानी 135 के और 90 यानी 90 से डिवाइड करेंगे हम 135 को। तो देखिए फिर देखिए 90 से देखिए जो रिमाइंडर होता है वो फिर रिमाइंडर से भाग देते हैं किसको, डिवाइजन यानी भाजक को। देखिए 90 से भाग देंगे हम 135 में, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम। ये देखिए कितना आ गया शेषफल 45 आ गया। तो 45 आ गया, फिर इसे कन्वर्ट कर लेंगे इसी फॉर्मूले से। ये देखिए 1 भाज्य कितना है, डिविडेंड कितना है 135, तो 135 लिख दिया। किस भाजक डिवीजर कितना है, डिवाइजर कितना है 90, तो 90 लिख दिया। कितनी बार भाग गया इसमें, एक बार, तो 1 लिख लिया है। रिमाइंडर कितना बचा 45, तो 45 यानी 45 लिख दिया है। यहाँ भी देखिए चूंकि शेषफल 0 नहीं आया है, यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का फिर एक और बार लगाएंगे। किस किस के बीच लगाएंगे, ये देखिए शेषफल से फिर हम जो डिवाइजर है यानी भाजक है उसमें भाग देंगे। ध्यान रखें शेषफल से डिवाइजर में फिर से भाग देना है। देखिए तीसरे स्टेप में ले लेते हैं, 45 से हम किसको भाग देंगे 90 को। तो 90 को भाग देना है 45 से, कितनी बार जाएगा एक बार, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखिए अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये डिविडेंड हो गया यानी भाज्य जिसमें भाग दे रहे हैं 90 में 90 में भाग दे रहे हैं, किससे दे रहे हैं भाजक यानी 45 से, तो 45 लिख दिया है। कितनी बार भाग गया, एक बार, तो एक बार 1 लिख दिया है। देखिए भागफल यानी क्वोशिएंट, शेषफल कितना आ गया 0, तो यहाँ पे देखिए शेषफल कितना आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आ जाता है तो उसी समय जो जिससे हम भाग दे रहे हैं वही एससीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए एससीएफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। तो यही इसका एससीएफ होगा, चूंकि शेषफल 0 है इस समय जो भाजक है 45, अतः एससीएफ ऑफ 135, 225 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, डिवाइजर इट प्रेजेंट इज 45 एंड द एससीएफ ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू 45। तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जब तक लगाते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तो उसमें जितने स्टेप लगते हैं उनको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको एक बार डिटेल समझा दिया है, आगे हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे तो आप समझ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। ये वही है, 2 नंबर से दिए गए एससीएफ पता करना है बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सेम चीज़ है, यहाँ संख्याएं बड़ी छोटी देख लेंगे, तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो 255 से हम इसमें 867 में भाग देंगे। यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करने पर ऑन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये लेमा का स्टेटमेंट लिख दिया है। ये हम अपने फॉर्मूला अपने समझने के लिए लिख लेंगे क्योंकि इससे ईजी पड़ता है। तो देखिए 255 से 867 में भाग देंगे। 255 से कितनी बार, 3 बार जाएगा, ये देखिए कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 102। फिर इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, जिससे भाग दे रहे हैं, नहीं जिसमें भाग दे रहे हैं वो इधर, जिससे भाग दे रहे हैं वो इधर, जितना भागफल आ रहा है यानी क्वोशिएंट आ रहा है वो इधर, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो इधर। यहाँ भी देखिए शेषफल क्या आया, रिमाइंडर क्या आया 0 नहीं आया है, ये शेषफल 0 नहीं आया है, तो अगली बार फिर भाग देंगे। अब 100 जो रिमाइंडर आया है शेषफल आया है उससे किस में भाग देंगे, देखिए जो भाजक है यानी 255, तो 102 से हमें 255 में फिर भाग देंगे। चलिए 255 में भाग देना है, जो पहले भाजक था उसमें हम रिमाइंडर यानी शेषफल से भाग देंगे। 102 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा 204, रिमाइंडर कितना आ गया 51। तो यहाँ भी देखते हैं हम, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 255, जिससे भाग दे रहे हैं वो यहाँ पे, शेष जितना क्वोशिएंट आया भागफल आया वो यहाँ पे, और शेषफल कितना यहाँ पे। अब यहाँ देखते हैं फिर भी चूंकि शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0 यानी 51 0 नहीं आया है, यहाँ देखिए 0 नहीं आया है, तो क्या फिर एक और प्रक्रिया अपनाएंगे। अब देखिए जो भाजक था पहले, ये देखिए भाजक था, उसमें शेषफल से फिर भाग देंगे, यानी 102 में हम किससे भाग देंगे 51 से। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। यहाँ शेषफल देखिए कितना आ गया 0 आ गया है। इसे कन्वर्ट कर लेंगे
102 में भाग दिया है, किससे दिया है 51 से, यानी 51 से कितनी बार गया, 2 बार गया, शेषफल कितना आ गया 0। चूंकि शेषफल इज इक्वल बराबर कितना आ गया 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया है 0। इसका मतलब इस समय जो भाजक होगा, इस समय कितना भाजक था 51, वही इसका SCF हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना था भाजक, कितना था 51, इसलिए इसमें SCF कितना आ जाएगा आंसर 51 यानी 51। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी इनका साइज ऐसा रखना है काजू की बर्फी का और बादाम की बर्फी का कि वो कम से कम जगह घेरते हुए उनके नंबर समान हो जाए। तो ये क्वेश्चन SCF से ही संबंधित होता है, यानी महत्तम समावर्तक से ही संबंधित होता है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ 420 और 130 का हमें SCF भी पता करना है, तो ये बड़ी छोटी संख्या देख लेंगे। तो देखिए 130 से हमें 420 में भाग देंगे, ये स्टेटमेंट हमें लिखना है यहाँ पे, तो ये लिख लेंगे। ये स्टेटमेंट भी हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम अपने सुविधा के लिए लिख लिया है। अब देखिए 130 से हम 420 में भाग देंगे। 130 420 में हमें भाग देना है किससे 130 यानी 130 से, तो कितने 3 बार जाएगा इसका, तो शेषफल कितना आ जाएगा, देखिए ये आ गया 30, इसका शेषफल आ गया। इसकी सहायता से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखिए 420 में भाग दे रहे थे, यानी डिविडेंड कितना है 420, किससे भाग दे रहे थे भाजक यानी डिवाइजर कितना है 130, कितनी बार भाग गया यानी कोसाइन भागफल कितना है 3, और रिमाइंडर कितना आया यानी शेषफल कितना आया ये वाला 30। यहाँ देखते हैं शेषफल, देखिए 0 नहीं आया है, यानी शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फिर से लगाएंगे। तो किस किस के बीच में लगाएंगे, जो भाजक है डिवाइजर है उसमें हम भाग देंगे रिमाइंडर यानी शेषफल से, इससे इसमें भाग देंगे। तो किस में भाग देना है 130, 130 में भाग देना है, किससे देना है 30 से। चलिए भाग देते हैं, 30 का भाग इसमें 4 बार जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा रिमाइंडर 10 आ गया है। फिर देखिए इसको इस वाले फॉर्मूले से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। 130 में भाग दिया है, किससे दिया है 30 से दिया है, कितनी बार जाएगा 4 बार गया है भाग डिवीजन। शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बचा 10। यहाँ भी देखिए फिर से जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 10 इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर से वही फिर आगे प्रक्रिया अपनाएंगे। जो डिवाइजर था उसमें शेषफल से फिर भाग देंगे, इसमें 10 से डिवाइड करेंगे हम 30 को। तो देखिए 30 को डिवाइड करना है किससे 10 से, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना जाएगा 30, और रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसको कन्वर्ट कर लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ये 30 में भाग दिया है, 30 में भाग देना है 30 आ गया, 10 से भाग दिया है तो 10 आ गया, 3 बार इसमें कोसेंट यानी आ जाएगा भागफल, तो 3 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे देखिए शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो जाता है, शेषफल 0 यानी रिमाइंडर 0 हो जाता है, उस समय जो भाजक होता है, ये देखिए भाजक चल रहा है, भाजक यही उसका SCF होता है, जिन संख्याओं को हम निकाल रहे हैं SCF। तो चूंकि शेषफल बराबर यहाँ पे 0 आ गया है, इस समय जो भाजक है यानी देखिए 10 था भाजक, ये देखिए यहाँ पे भाजक 10 कितना था 10 था, तो अतः SCF ऑफ 420, 130 इज इक्वल टू 10 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी देखिए किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में, इससे पहले भी समान संख्याओं की बर्फियां जमा रही थी, और स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो वही ये भी SCF से संबंधित है क्वेश्चन। तो यहाँ भी हम SCF निकालेंगे इनका, ये स्टेटमेंट हमको लिखना ही है। अब देखिए 32 से 616 में भाग देंगे, 616 में हमें भाग देना है, डिवाइड करना है 616 को किससे 32 से, एक बार जाएगा इसमें, अभी कितना आगे देखिए 9 बचेगा। अब देखिए ये 6 उतारने के लिए रह गए, तो 6 यहाँ देखिए 29 बच गया, अभी भाग नहीं जा रहा है, 6 को नीचे उतार लेंगे, इसका एक और बार भाग जाएगा 9, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना बचा 8, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूले से। किसमें भाग दिया भाई 616 में भाग दिया है, किससे दिया है 32 से, 32 यानी ये जो डिवाइजर यानी भाजक है, कितनी बार भाग गया, कोसाइन कितना है यानी भागफल कितना है 19, और कितना शेषफल बचा वो कितना आ जाएगा 8। यहाँ देखिए शेषफल 0 नहीं आया, चूंकि शेषफल 8 बराबर 0 के बराबर नहीं है, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक बार फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, किस किस के बीच में लगाएंगे, तो देखिए
जब 32 को 8 से भाग देंगे, देखिए 32 को भाग देना है, किससे देना है, 8 से भाग देना है। 8 से 32 में कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा और कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। तो शेषफल क्या हो गया यहाँ पे 0, चूंकि शेषफल बराबर 0 है। इस समय जो भाजक है वो कितना है, 8 है। ये देखिए इस समय जो भाजक है वो 8 है, अतः HCF कितना हो जाएगा, 6, 16 और 32 का 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दर्शाइए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। यानी इस क्वेश्चन में हमें दिखाना है जो एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी जो 2q है वो हमेशा पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा और 2q + 1 ऑड इंटीजर्स होगा, पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। सॉल्यूशन, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया a कोई संख्या है। अब देखिए यहाँ लेट a be a positive integer and b = 2। b क्या है यहाँ पे, डिवाइजर है, यानी जिससे हमें भाग देना है। यहाँ पे b = 2 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा देखते हैं तो यहाँ लेते हैं b q + r। तो b बराबर कितना लेंगे यहाँ पे, ये देखिए, इसलिए b = 2 लिया है, यानी हमें दिया गया है यहाँ डिवाइजर यानी भाजक कितना है, 2 है, तो 2 ले लिया है। a कोई पॉजिटिव नंबर है। तब देखिए q की वैल्यू हमेशा क्या आ गई, क्या लेंगे हम यहाँ पे, q की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी लेनी है, यानी पॉजिटिव नंबर लेने हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला हमें पता ही है, डिवीजन = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम ये स्टेटमेंट इसका बनाएंगे। देखिए a कोई संख्या है, a कोई संख्या मान ली है, तो देखिए किससे भाग दे रहे हैं, b = हमने कितना लिया है, 2, तो b की जगह पे 2 लिख दिया है। q यानी a को हमें किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, q बार जाएगा, q टाइम्स जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, r बचेगा। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है। अब देखिए जो शेषफल होता है उसका मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है और हमेशा जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है। इसलिए यहाँ देखिए यहाँ b = 2 लेने से यहाँ हमें हिंट मिल चुकी है कि b बराबर हमें कितना लेना है, यहाँ पर b = 2 लेना है। तो देखिए b = 2 ले लिया तो r का मान हमेशा क्या होगा, जो डिवाइजर है उससे हमेशा कम होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा। तो जो r के जो पॉसिबल वैल्यू हैं यानी संभव मान है, देखिए r = 0 आ सकता है, r = 1 भी ले सकते हैं, पर r = 2 नहीं ले सकते हैं। यहाँ एक चिन्ह और होता अगर तो r की जगह पे 2 भी ले सकते थे, पर देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, <= नहीं है, तो r का मान 2 से छोटा होगा। r का मान यानी 1 ले सकते हैं, r का मान 2 नहीं ले सकते हैं। तो r की पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, r = 0 और r = 1। तो अब देखिए r की दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे, जब इसमें ये देखिए a = 2q + r में एक बार ये वैल्यू रख देंगे, एक बार ये वैल्यू रख देंगे, तो हमें a जो हमने संख्या मानी है 2 प्रकार की संख्या आ जाएंगे। देखिए r की वैल्यू 0 लिख दी यहाँ पे और इसी वाले फॉर्मूले में r की वैल्यू कितनी लिख दी, देखिए 1। तो इस प्रकार हमें ये देखिए a = 2q आ गया, a = 2q + 1 आ गया। तो r की वैल्यू के कारण ये 2 प्रकार की संख्याएं आ गई हैं। चूंकि q एक धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ देखिए ये देखिए q एक पूर्णांक दिया है जो कि पॉजिटिव रूप में लेना है। q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसलिए q हमेशा 0 से बड़ा होगा। उसका कोई भी मान ले लें हम q का, किसी भी मान के लिए, देखिए tq, अगर q बराबर यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 आएगा, q बराबर 2 लेंगे तो 4 आएगा, q बराबर 3 लेंगे तो 6 आएगा। तो हमेशा हम देखते हैं जो 2q वाली संख्या है वो हमेशा समधन पूर्णांक आएगी, यानी कि इवन पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर विषम, यानी कि 2q अपना क्या आ गया, सम यानी इवन नंबर आ गया। तो जब ये संख्या क्या हो गई, सम हो गई, तो ये 100% विषम होगी यानी ऑड नंबर होगी। तो यही इस लाइन में कहा गया है कि एक धनात्मक संख्या पूर्णांक या तो वो सम हो सकती है, इवन हो सकती है, या फिर ऑड हो सकती है यानी विषम हो सकती है। तो जब 2q सम संख्या घोषित हो गई है, इसका मतलब ये संख्या क्या होगी, अब बची हुई संख्या है, यानी ये बची हुई संख्या है, तो ये
विषम होगी। चलिए आगे चलते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो ये भी पिछले ही क्वेश्चन का तरीके से है। तो यहाँ हम देखते हैं, माना कि a कोई संख्या ले लेते हैं हम, b की वैल्यू यहाँ से इंट के रूप में देख लेंगे, 4 है यहाँ पे, देखिए 4 यानी 4 ले लिए, यानी b यहाँ पे भाजक का काम करेगा। तब यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम से हम देखते हैं, ये फॉर्मूला हमें यूज करेंगे। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने लिख ली है, इसको कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्मूला हमें पता है, इसको हम कन्वर्ट करते जाएंगे। देखिए a कोई संख्या है जो हमें निकालना है कितनी है, b बराबर कितना लिखेंगे 4 लिख देंगे। q 0 से बड़ी कोई संख्या है, r यहाँ पे शेषफल है। अब देखिए r का मान कितना होगा, 0 से बड़ा पर 4 से छोटा होगा। कितना होगा, देखिए 4 से छोटा होगा। तो इस वाली लाइन से हम ये निकालेंगे कि r का मान कौन कौन से हो सकते हैं। r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, r का मान 2 हो सकता है, r का मान 3 हो सकता है, पर r का मान 4 नहीं हो सकता, यानी 4 से कम ही रहेगा। तो जो r की पॉसिबल वैल्यू है वो आगे r = 0, r = 1, r = 2, r = 3। तो इन चारों को इस वाले में रख के 4 प्रकार की हमें संख्याएं मिल जाएंगी। ये देखिए r बराबर 0 रखेंगे तो ये आ गया, r बराबर 1 लिखेंगे इसमें तो r बराबर देखिए 1 लिख दिया तो ये आ गया, r बराबर 2 लिख दिया यहाँ पे तो ये आ गया, r बराबर 3 लिख दिया इस वाले में तो देखिए ये आ गया। तो इस प्रकार हमें 4 तरीके की संख्याएं प्राप्त हो गई, मिल गई हैं। अब देखिए वो कह रहे हैं प्रूव करने की 4q+1 वाला और 4q+3 रूप का कौन सा होगा। सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे ये देखिए, ये इसको प्रूव करना है। धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम शब्द यहाँ से छूट गया है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक इन दोनों संख्याओं को हमें प्रूव करना है, यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमें इन दोनों संख्याओं को प्रूव करना है। तो देखिए हमें जब भी भाजक 4 लेने पर हमें 4 प्रकार की संख्याएं मिल गई हैं। तो इनमें से हमें ये देखिए इस वाली संख्या को 4q+1 को और 4q+3 को हमें क्या प्रूव करना है, विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक यानी ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमें प्रूव करना है। तो आइए अब देखते हैं। चूंकि q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है, तो q का हम कोई सा भी मान ले लें अगर, तो देखिए ये संख्या q बराबर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले लें तो ये सम संख्या ही आएगी, यानी इवन नंबर ही आएगी। ये देखिए इसी तरीके से 4q+2, q बराबर 1 लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, q बराबर 2 लेंगे तो 8 × 2 10 आ जाएगा, जो कि एक इवन नंबर आएगा। तो हम q का कोई सा भी मान ले लें 0 से बड़ा, तो ये संख्या हमेशा ये वाली संख्या इवन नंबर आएगी, यानी सम आएगा, और ये वाली संख्या भी सम इवन आएगी। तो देखिए, तो 4q और 4q+2 एक समधन पूर्णांक होगी। सिंस q इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ q, तो 4q और 4q+2 विल बी एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब देखिए 4q वाली संख्या और 4q+2 वाली संख्या, ये दोनों क्या हो गई, इवन यानी सम हो गई। अब कौन सी बची, 4q+1 और 4q+3। तो जब सम वाली संख्याएं हट चुकी हैं तो जो बची संख्याएं होंगी वो हमेशा ऑड यानी विषम संख्याएं ही होंगी। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक होता है पॉजिटिव वाला, वो या तो सम होता है यानी कि इवन होता है या फिर विषम ऑड होता है। तो इसलिए जब 4q वाली और 4q+2 वाली संख्याएं सम धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर प्रूव हो गई हैं, तो ये देखिए ये पॉजिटिव सम संख्याएं प्रूव हो गई हैं, सम इंटीजर प्रूव हो गई हैं, ये भी ये वाली और ये वाली संख्या सम हो गई हैं। तो बची कौन कौन सी, ये बची 4q+1 और 4q+3, तो ये क्या होंगी, विषम होंगी। यही इन दोनों लाइनों का मतलब है। आल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर कैन आइदर बी इवन और ऑड, सो व्हेन 4q और 4q+2 आर इवन, ये देखिए 4 का गुणा किसी भी संख्या में हो जाएगा, यानी 4 का गुणा किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा इवन संख्या आएगी। तो इवन पॉजिटिव नंबर तो ये दोनों हो गए 4q और 4q+2, तो बचे कौन से, 4q+1 और 4q+3। तो ये डेफिनेटली ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे, वही क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस द नंबर 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स।
ये देखिए यहाँ पे कर लिए, ये आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। चलिए 140 के जो फैक्टर होंगे वो ये हो चुके हैं। चलिए इसी प्रकार 156 को फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 156 को इस तरीके से फैक्टराइज कर लेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM पता करना है। फाइंड द HCF और LCM ऑफ नंबर्स 6 एंड 20। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का कर लेंगे, यानी 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और 20 के भी कर लेंगे। तो देखिए HCF निकालना है, तो देखिए यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लिया पावर्स में। ये 2 की पावर 2 का 2 बार गुणा था, इसलिए 2 की पावर 2 में हो जाएगा। जब भी HCF पता करते हैं तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। 3 और 5 तो कॉमन है नहीं, 2 कॉमन है, तो कॉमन वाले में से क्या लेते हैं, जो लोएस्ट पावर होती है, जो ऐसे फैक्टर को लेते हैं जो कम पावर हो, जिस पे कम घात लगी हो। तो 2 की पावर 1 पर कम घात लगी है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। अब LCM के लिए देखिए, LCM में मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर हैं, उन सभी को यहाँ लिखना है। अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उसमें से अधिकतम घात वाले फैक्टर को हमें लिखना है। तो देखिए 2 चूंकि कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, तो इसमें से अधिक वाले को लेंगे LCM जब ज्ञात करते हैं, पता करते हैं। तो देखिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में अधिकतम पावर वाला कौन है, घात वाला 2 की पावर 2 थे, 2 की पावर 2 ले लिया। अब भले ही ये कॉमन नहीं है, पर लेना सबको है, 3 की पावर 1 को भी लेंगे और 5 की पावर 1 को भी लेंगे। जब सारे फैक्टर यहाँ पे आ जाएंगे तो उनको मल्टीप्लाई करके LCM आ जाता है। तो LCM कितना आ गया, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ भी संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF LCM पता करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें LCM और HCF पता करना है, वही करेंगे। देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। ये देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन और 72 का कर लेंगे। ऐसे 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब हम HCF पता करेंगे। अब देखिए यहाँ 3 संख्याएं हैं, 6, 72 और 120। तीनों में देखेंगे पहले कॉमन कौन है। HCF पता करने के लिए क्या है, कॉमन फैक्टर देखते हैं, यानी कॉमन गुणनखंड देखते हैं। तो तीनों में कौन कॉमन है, 2 कॉमन है। अब देखिए 3 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, 5 कॉमन नहीं है, यानी HCF में 5 का कोई काम नहीं। जो फैक्टर कॉमन है, गुणनखंड कॉमन है, उसमें से जब HCF पता करते हैं तो सबसे कम पावर वाले को लेते हैं, यानी घात वाले को लेते हैं फैक्टर को। 2 की पावर 1 आएगा, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। इसमें भी वही करेंगे, जो फैक्टर कॉमन है उसमें से सबसे कम घात वाले को ले लेंगे। 3 की पावर 1 आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 आ गया। अब LCM के लिए मैंने आपको बताया था, अगर कॉमन फैक्टर हैं, यानी ऐसा फैक्टर जो तीनों में है, तो उसमें से सबसे बड़ी घात वाले को फैक्टर को हम यहाँ पे लेंगे LCM में। तो देखिए तीनों में कितना है, सबसे बड़ी घात 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लिया है। अब 3 में से लेंगे, 3 चूंकि सब में कॉमन है, सबसे बड़ी घात को लेंगे, 3 की पावर 2 को लेंगे। अब देखिए 5 भले ही तीनों में कॉमन नहीं हो, पर 5 कहीं पे भी फैक्टर हो उसको लेना जरूर है। कोई भी फैक्टर हमें नहीं छोड़ना है LCM में, उसको लेना जरूर है। बस अगर वो तीनों में कॉमन है या 2 संख्या में कॉमन है, तो उसमें से हमें हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी घात वाले फैक्टर को ही लेना है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। जब इन तीनों को फैला के इसमें गुणा करेंगे तो 360 इसका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। इसमें भी वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15, 21 का LCM LCF पता करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 करेंगे हम। तो देखिए इसमें आएगा 2 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 यानी 15 के बाद गुणनखंड करेंगे तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब देखिए 21 का करेंगे तो इस प्रकार ये कन्वर्ट हो गया। अब देखिए HCF पता करने के लिए बताया है मैंने आपको, जब तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो देखिए ये देखिए 2 जो फैक्टर है वो तीनों में कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेना है, तो नहीं लिया है। 3, 3, 3 इसमें है, पर 3 की पावर कौन सी लेनी है, जो
जब SCF पता करते हैं तो सबसे कम पावर वाले को लेते हैं। तो SCF में क्या करेंगे, सबसे कम पावर 3 की पावर 1 ही है, वही लिख लेंगे, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। पर जब LCM हम पता करते हैं तो ध्यान रखें सारे फैक्टर को यहाँ पे लिखना है, पर जो कॉमन फैक्टर है उसमें से हाईएस्ट पावर वाले को लिखेंगे। सारे फैक्टर लेना है तो 2 वाले फैक्टर को लेंगे, तो 2 की पावर 2 तो अकेला ही है। अगर तीनों में होते तो 2 की पावर हाईएस्ट वाले को ले लेते, तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। इन तीनों में से देखिए मैक्सिमम पावर को लेते हैं, तो मैक्सिमम पावर इसमें 3 की पावर 1 ही है, ये अकेला ही है तो यही आएगा। 7 की पावर 1 तो ये अकेला ही आएगा। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। SCF ऑफ 306, 657 यानी 306 और 657 का SCF दिया है 9 और LCM इसका पता करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 संख्याएं दी हैं और SCF दिया है। तो देखिए दिया है गिवन, हम ये फॉर्मूला जानते हैं। देखिए गिवन हमें क्या दिया है, इसमें मासा यानी SCF दिया है 9। हम ये फॉर्मूला जानते हैं, लासा और मासा का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, यानी LCM इंटू SCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पे देखिए A इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, A क्रॉस B। तो यहाँ जो वैल्यू दी है वो रख देंगे। LCM हमें पता करना है, देखिए LCM पता करना है तो SCF इसके कहाँ पहुँच जाएगा, बटे के नीचे पहुँच जाएगा SCF। अब इसकी वैल्यू रख देंगे। A क्रॉस B, दोनों संख्या कितनी दी है, देखिए A बराबर कितना है 306, इसको A माना है 306। B कितना है 657 लिख दिया है, यहाँ पे 657 लिख दिया है। SCF कितना, देखिए SCF इन्होंने दिया था, देखिए 9, यहाँ लिख लिया था हमने 9, तो 9 लिख देंगे। इसको जब कट करेंगे देखिए इतने 34 में कट जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस प्रकार इस फॉर्मूले की सहायता से आसानी से हम इसको पता कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं अगला। संख्याओं 4n पर विचार करना है हमें, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है, और जांच करना है कि n का कोई मान ऐसा है जिसके लिए जो 4n का जो अंक है वो शून्य पर समाप्त हो जाए। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज द नेचुरल नंबर। तो ये देखिए, चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या है, अतः n के कुछ मानों को लेकर हम 4n के मान पर विचार करते हैं। सिंस n is a natural number, consider the value of 4n with the sum of value of n। देखिए n देखिए नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे होते हैं। तो यहाँ हम n की कुछ वैल्यू लेके इसको देखते हैं कि 4n क्या 0 पे समाप्त होती है, यानी देखिए n की पावर 1 भी ले, n बराबर 1 लेंगे। देखिए n बराबर 1 लेने पर टेकिंग n इक्वल टू 1, तो 4n कितना आ जाएगा, देखिए n की वैल्यू कितनी लिख दी 1। यही वैल्यू क्यों ली है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि n एक नेचुरल नंबर है, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है, n इज ए नेचुरल नंबर। तो n बराबर जब 1 लिखा तो कितना आ गया 4। n इक्वल टू 2 लेने पर टेकिंग n इज इक्वल टू 2, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। n इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 64 आ जाएगा। n बराबर 4 लेने पर कितना आ जाएगा, टेकिंग n इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 256। ऐसे ही जब n की और बड़ी से बड़ी वैल्यू लेते जाएंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि ऊपर के मानों से स्पष्ट है कि 4n का जो इकाई का अंक है या तो देखिए 4 आ रहा है या फिर 6 आ रहा है, अर्थात संख्या 4 पे समाप्त हो रही है या फिर 6 पे। It is clear from the above value that the unit digit of 4n remains either 4 or 6. That is, the number ends at 4 and 6. यहाँ हम n के कोई से भी मान लेते जाएं तो हम 4n को जब n के मान के से एक्सपेंड करते हैं तो देखिए 4 पे समाप्त हो रही है संख्या, यानी यूनिट प्लेस, देखिए यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक कितने पे 6 पे समाप्त हो रहा है, इकाई का अंक 4 पे समाप्त हो रहा है, इकाई का अंक 6 पे समाप्त हो रहा है। कोई भी संख्या n के शुरुआती मानों को लेने पर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि n प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए जो 4n संख्या है वो 0 पे समाप्त नहीं होती। So we can say that for any value of n which is natural number, the number 4n will not be end at 0। चलिए इसके लिए एक दूसरी विधि भी देखते हैं। तो देखिए
आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये देखिए 10 संख्या है वह 0 पे समाप्त हो रही है, इसके जब फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 5 आता है। देखिए 20 संख्या भी 0 पे समाप्त है, तो इसके जब फैक्टर किए तो ये देखिए इसको फैक्टर ये आए। जब 30 के फैक्टर किए तो देखिए ये आए। जब ये भी 40 भी 0 पे समाप्त हो रही है तो इसके भी फैक्टर किए तो ये आए। तो यहाँ हम गौर से देखते हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त हो रही है यानी उसका इकाई का अंक यदि 0 है तो उसमें 2 और 5 के गुणनखंड का एक जोड़ा जरूर होता है, कम से कम एक जोड़ा उसमें होना ही चाहिए। तो इस बात पर आप गौर कीजिए। देखिए 2 और 5 का एक जोड़ा तो है, 2 और 5 का एक जोड़ा है, एक जोड़े से ज़्यादा जोड़े भी यानी पेयर भी हो सकते हैं। तो अब देखिए अब देखिए 4n के फैक्टर करते हैं। 4 के फैक्टर 2 × 2 और n की पावर तो 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। पर देखिए इनकी जो फैक्टर हैं, यहाँ देखिए कोई भी फैक्टर में 5 नहीं है। जब 5 नहीं है, फैक्टर में 5 नहीं है तो 2 और 5 का जोड़ा पेयर नहीं बन पाएगा। तो जब 2 और 5 का पेयर नहीं बन पाएगा यानी कि 2 और 5 का कोई भी जोड़ा इसमें नहीं मिलेगा, तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर 5 गुणनखंड के रूप में नहीं है, इसलिए 4n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। जबकि किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनमें कम से कम एक जोड़ा तो 2 और 5 का अवश्य होना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि n के किसी भी मान के लिए संख्या जो 4n की बात हो रही है कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या कीजिए। ये देखिए ये कोई संख्या गुणा और जोड़ के रूप में दी है, यानी सम के रूप में दी है, फिर यहाँ पे गुणा और सम के रूप में दी है। ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं बताएं। एक्सप्लेन व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। लेट्स सी द सॉल्यूशन। ये देखिए पहला देखते हैं। ये क्वेश्चंस को उतार लिया है हमने। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ सबसे पहली चीज जितने अंकों में गुणा होता है वो एक ही पद में यानी टर्म में कहलाते हैं। तो ये तीनों एक ही पद में कहलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम करते हैं, इस 13 के यानी 13 के गुणा में हम 1 मान लेते हैं। फिर देखिए ये 13 और ये 13 दोनों में कॉमन है, तो इसे फिर बाहर निकाल लेंगे। देखिए 13 बाहर निकाल लिया। तो देखिए 7 × 11 यहाँ बचेगा, फिर प्लस का साइन और फिर यहाँ पे 1 बचेगा। तो 7 का जब इंटू 11 में करेंगे तो 77 आ जाएगा, 77 आ जाएगा और एक यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 78 हो गया ये जोड़ के। तो यहाँ हम देखते हैं ये संख्या ये आ गई। अब देखिए इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखिए 13 इसमें फैक्टर के रूप में आ गया है, यानी कि ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, यानी खुद के अलावा और एक के अलावा ये 13 से भी विभाजित हो रही है और 78 से भी विभाजित हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि जो 1014 संख्या है जो कि इस क्वेश्चन में दी गई संख्या से बनी है, खुद से और एक के अलावा 13 से भी विभाजित होती है, अतः यह एक अभाज्य संख्या है, यानी 13 से भी विभाजित हो रही है और 78 से भी हो रही है। तो ऐसी संख्याएं कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या कहलाती हैं। सिंस 1014 is divided by itself and all 1014 is also divided by 13 and 78, then 1014 is a composite number। आइए सेकंड इसी का क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन उतार लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ हम क्लियर देखते हैं, ये सारी संख्याएं गुणा में है, प्लस लगने के बाद ये दूसरा पद स्टार्ट हो गया है। तो इस पद में देखिए दोनों 5 कॉमन है। तो सबसे पहले हम करते हैं इस वाले 5 के गुणा में 1 मान लेते हैं। फिर देखिए ये 5 और ये 5 कॉमन ले लेंगे। देखिए बाहर ले लिया। यहाँ कौन बचा 7 6, यहाँ 4 3 2 1 बचा, फिर प्लस का साइन और ये वाला 1 बचेगा। अब इनका सबका गुणा कर देंगे यहाँ तक। देखिए 7 का 6 का 4 का 3 का 2 का और 1 का, बाकी ये वाला 1 यहाँ पे बचेगा। इसको जो ऐड कर देंगे तो ये आ गया। तो देखिए इनका मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ये संख्या यानी ये क्वेश्चन में जो संख्या दी थी उस संख्या से 5045 बन गए हैं, 5045 बन गए हैं। तो इस संख्या के जो फैक्टर हैं 5 तो है ही और 1009 भी है। तो क्योंकि जो 5045 संख्या खुद से और 1 के अलावा 5 से भी, देखिए फैक्टर 5 है इसका, तो 5 से भी विभाजित होती है।
अतः एक ये भाज्य संख्या है। Since 5045 is divided by itself and 1 and 5045 is also divided by 5, then definitely it is a composite number.